हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना का कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे जरूरी है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। सौगात की एक बात का, नक्सलियों ने 5 दिन बाद छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अगवा किए गए सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह को रिहा कर दिया। वसूली मामले में सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। वाराणसी की निचली अदालत ने एएसआई को ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दिया, जिसमें मौजूद मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाए जाने का दावा है। और कोरोना के गहराते संकट के बीच मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव से पहले सियासी पारा उस वक्त चढ़ गया जब मिथुन चक्रवर्ती को एक रोड शो के लिए आखिरी वक्त में इजाजत देने से इनकार कर दिया गया, जिसका विरोध करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता पर्णश्री थाने के सामने जमा हो गए। थाने के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस वालों ने ढकेलकर थाने से बाहर कर दिया और थाने का गेट बंद कर दिया। प्रदर्शनकारी थाने के सामने ही जमा होकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। थोड़ी देर में कुछ लोगों ने सड़क पर ही बैठकर धरना शुरू कर दिया। ये मामला बेहाला पश्चिम विधानसभा सीट का है, जहां से बीजेपी ने श्यामबती चटर्जी को उम्मीदवार बनाया है। बेहाला पश्चिम से लगती हुई सीट टालीगंज है, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो है। मिथुन ने टालीगंज सीट पर भी रोड शो किया और बेहाला में रोड शो की इजाजत न मिलने की वजह पूछी। कहाँ देखा आपने कि हमारी तरफ से किधर भी कोई इतनी सी भी बात है जो हिंसा पैदा करे? ये सब तो उस तरफ से आ रहा है, बट हमको जानना है क्या कॉज क्या है कि आप कैंसिल कर रहे हैं। बाबुल सुप्रियो ने भी इस मुद्दे पर टीएमसी को घेरा। Who can stop Mithunda, our most illustrious son in Bollywood, from entering Tollywood? We'll see that. People in itself will give a reply to Trinamool Congress for doing this dirty politics of stopping Mithunda from coming. चौथे चरण के लिए शनिवार को वोट डाले जाएंगे और प्रचार का समय शाम ढलते ही खत्म हो जाएगा। सौगात की एक बात यह कि पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी बेहाला पश्चिम सीट से टीएमसी के उम्मीदवार हैं, जो पिछली बार 9000 से भी कम वोट के अंतर से जीते थे। बीजेपी ने इस बार बांग्ला फिल्म अभिनेत्री श्रावंती चटर्जी को बेहाला पश्चिम से उम्मीदवार बनाया है। वहां पुलिस ने मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो की अर्जी एक दिन पहले ही रद्द कर दी। उन्हें डोर टू डोर प्रचार की मंजूरी भी नहीं मिली, जिसे बीजेपी ने टीएमसी की साजिश बताया है। राजस्थान के दौसा में एक शव का अंतिम संस्कार करने के लिए पुलिस ने खूब लाठियां चलाई, लोगों को खूब दौड़ाया, लेकिन शव की जगह पुलिस के हाथ लगी केवल बर्फ की सिल्लियां। मामला राजस्थान से एक पुजारी से धोखाधड़ी, जमीन पर अवैध कब्जे और हत्या से जुड़ा है। लेकिन 6 दिन से शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस पूरी तैयारी के साथ पहुंची। धरने पर बैठे लोगों को पुलिस ने दौड़ाना शुरू कर दिया। सड़क पर हंगामा और अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस वाले लोगों के पीछे पीछे दौड़ते नजर आए। जो भी हाथ आया उस पर पुलिस ने लाठियां बरसा दी। यहाँ तक कि पुलिस ने बिना देर किए प्रदर्शनकारियों के शामियाने को भी तोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर पूरे इलाके को इसमें पुलिस ने घेराबंदी कर दी और यहाँ पर जो भी आसपास में है, यहाँ पर लाठियां बांधकर भगाया जा रहा। यहाँ तक कि सड़क पर मौजूद उन लोगों पर भी पुलिस के डंडे पड़े जिनका धरने से कोई ताल्लुक नहीं था। लाठी दिया था। कहाँ आए थे आप? धरने में आए थे? नहीं, मैं तो धरने में नहीं था साहब। धरने में नहीं थे आप? लेकिन पुलिस ने जब धरने स्थल पर रखा वो कॉफिन खोला जिसमें शव रखा था, तो वहाँ केवल बर्फ की सिल्लियां ही दिखी। शव कहाँ है? शव इसमें नहीं है। पता नहीं शव कहाँ है, यहाँ नहीं है। फिर क्या केवल ये लेकर बैठे हुए थे? ये लेके बैठे हैं केवल। इसी कॉफिन पर थोड़ी देर पहले तक पूजा की थाली रखी थी, जिस पर अगरबत्तियां जलाई गई थी। लेकिन पुलिस ने जिस शव को कब्जे में लेने के लिए पूरा ऑपरेशन किया, वो शव पुलिस के हाथ नहीं लगा, क्योंकि धरने पर बैठे लोगों को पुलिस की कार्रवाई की खबर पहले ही लग गई थी। इसलिए पुलिस के पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही शव को निकाल दिया गया था। आरोपों के मुताबिक शंभू शर्मा नाम के पुजारी की आगरा जयपुर हाईवे पर 2 बीघा जमीन थी, जिसे भूमाफियाओं ने कौड़ियों के भाव खरीद लिया। दावा किया जा रहा है कि उस जमीन की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बीघा है, लेकिन केवल 8 लाख रुपए में उस जमीन का सौदा कर दिया गया। जबकि शंभू शर्मा नाम का पुजारी एक दिव्यांग था और जो मूक और बधिर भी था। लेकिन आरोप है कि जमीन की रजिस्ट्री के वक्त ना तो किसी और की गवाही कराई गई और ना ही उसे कानूनी मदद दी गई। इसके अलावा जिस मंदिर का शंभू पुजारी था, उसकी 26 बीघा जमीन को देखरेख भी वही करता था, लेकिन भूमाफिया ने उस जमीन पर भी कब्जा कर लिया।
दावा किया जा रहा है कि शंभू शर्मा ने पुलिस को पूरे मामले में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की और बाद में इसी धोखे की वजह से लगा सदमा शंभू शर्मा की मौत की वजह बन गया। लेकिन शंभू के गांव में उसकी मौत के बाद आक्रोश बढ़ गया और लोगों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। शव के साथ लोग थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए और आरोपियों पर कार्रवाई तक अंतिम संस्कार न करने की चेतावनी दी। इसलिए उसकी मौत पर हंगामा खड़ा होने में भी देर नहीं लगी। जिस शव को दौसा पुलिस ढूंढ नहीं पाई, वो शव थोड़ी ही देर में जयपुर में दिखा। दूसरी तस्वीर देखिए कि कॉफिन इस वक्त जयपुर पहुंच चुका है। जयपुर के सिविल लाइन फाटक के बाहर ये कॉफिन रखा है जिसके अंदर शव है। जयपुर के सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का घर है और उनके घर के बेहद करीब एक रेलवे फाटक के सामने शव रखकर बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मंदिरों की जमीनों पर कब्जा और पुजारियों से धोखाधड़ी एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। राजस्थान में पहली घटना नहीं है। पहले सपोटरा में एक पुजारी को जला के मार दिया जाता है, फिर खंडार में मारा जाता है, फिर सपोटरा में महुआ में एक पहले पुजारी को मारा जाता है, फिर ये चौथी घटना है। इसलिए भूमाफियाओं को गिरफ्तारी और धोखाधड़ी से हुई रजिस्ट्री रद्द करने की मांग शुरू हो गई। राजस्थान में मंदिरों की जमीनों पर कब्जे की घटनाओं का मुद्दा विधानसभा में भी उठाया जा चुका है। सौभाग्य की एक बात यह कि दौसा के पुजारी ने मरने से पहले धोखे से जमीन हड़पने का केस दर्ज करा रखा था। 75 साल के मूक बधिर पुजारी की मौत के बाद दौसा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने धरना शुरू किया तो पुजारी की मौत को हत्या मानकर जांच भी शुरू कर दी गई। मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे की जांच भी चल रही है, लेकिन सांसद और पुजारी के घर वाले ठोस कार्रवाई के बिना अंतिम संस्कार न करने पर अड़े हैं। अमेरिका के टेक्सास से दहशत से भर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक केमिकल गोदाम में लगी आग ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। बताया गया कि एक कंटेनर दूसरे में केमिकल डालते वक्त आग भड़की और पूरे गोदाम में फैलती चली गई। इसके बाद तो पूरा गोदाम आग की भयानक लपटों में धधकने लगा। हर तरफ बस आग और धुआं। वहां से उठ रहा काला धुआं कई किलोमीटर ऊपर तक जाता दिखा। हालांकि हादसा होते ही गोदाम को तुरंत खाली करा लिया गया, जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। At that time, our employees activated our response plan, called for evacuation and notified. गोदाम में बड़े पैमाने पर खतरनाक केमिकल भी थे, लेकिन अधिकारियों ने इसकी वजह से हवा या पानी के प्रदूषित होने की बात से इनकार कर दिया। लेकिन इस हादसे में गोदाम पूरी तरह बर्बाद हो गया। सौभाग्य की एक बात यह कि किसी फैक्ट्री या गोदाम में लोहे के ड्रम और डिब्बे फर्श पर घसीटते समय भी चिंगारी निकलती है। वहां पटाखे या ज्वलनशील केमिकल हो तो आग भड़कना तय है। बताया गया कि टेक्सास की केमिकल कंपनी के गोदाम में भी आग की ड्रम को फर्श पर उठाते या रखते समय ही लगी। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में आग या धुएं की चपेट में कोई नहीं आया। कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे मुंबई में इन नियमों का पालन नहीं करने पर अब बीएमसी ने कार्रवाई तेज कर दी है। कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने के बाद वहां भीड़ भाड़ वाले इलाके में धारा 144 लागू है। लेकिन दादर सब्जी मंडी में लोग नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाते दिखे। वहां ना तो धारा 144 जैसी चीज दिखी। हालांकि ज्यादातर लोगों ने मास्क लगाए तो जरूर थे, लेकिन वो भी सिर्फ कार्रवाई से बचने के लिए। लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर बाजार में सब्जियां खरीदते नजर आए। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं लोग जो हैं अभी भी बेफिक्र की सारी हदें पार कर रहे हैं। बाजार की ये हालत देख बीएमसी की टीम वहां पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों का सामान उठाकर गाड़ी में लाद दिया गया। सब्जी मंडी में नियमों का पालन हो और भीड़ न बढ़े, इसके लिए वहां बैरिकेड लगाने के साथ पुलिस को भी तैनात किया गया। लेकिन लापरवाह लोगों के आगे ये इंतजाम भी नाकाम नजर आए। सौभाग्य की एक बात यह है कि जितने शहरों में धारा 144 लागू है, वहां महामारी फैलने की आशंका पर भी किसी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सब्जी मंडियों में लोगों के बीच 2 गज की दूरी बनाए रखने के लोग मुश्किल इसे मान रहे हैं, जबकि पिछले साल उन्हीं सब्जी मंडियों में हम सब गोले बनाकर खड़े थे। पीएम ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली। हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। कोरोना का टीका लगवाने के बाद पीएम ने खुद ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी और लोगों से अपील की कि वो कोरोना से लड़ने के लिए जल्द वैक्सीन लगवाएं। पीएम ने इससे पहले 1 मार्च 2021 को कोवैक्सीन की पहली डोज ली थी। अभिषेक बच्चन की फिल्म द बिग बुल ऑनलाइन रिलीज कर दी गई। इस फिल्म की कहानी में 90 के दशक में शेयर मार्केट में हुए बड़े घोटाले को दिखाया गया है। जब आदमी ऊपर ऊपर और ऊपर जाता है ना, उतना ही नीचे 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 गिरता है।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और पुलिस ने मिलकर एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी के पास से 90 किलो हेरोइन भी बरामद की गई। पाकिस्तान स्पॉन्सर नार्को टेरर मॉडल को हम बस्ट किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के हुगली में चुनावी सभा की, जिसमें उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर धार्मिक तौर पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। न्यूजीलैंड ने भारत से जाने वाले यात्रियों पर 28 अप्रैल तक रोक लगा दी है। भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों की वजह से ये फैसला लिया गया। We are temporarily suspending entry into New Zealand for travellers from India. झारखंड के गोड्डा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां ट्रेन का उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। दोनों ही नेता गोड्डा से शुरू होने वाली हमसफर एक्सप्रेस के लिए उद्घाटन के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन ट्रेन चलवाने का क्रेडिट लेने के नाम पर दोनों नेताओं के बीच बहस शुरू हो गई। नेताओं को उलझा देख उनके समर्थक भी एक दूसरे से भिड़ गए और वहां देखते ही देखते धक्का मुक्की शुरू हो गई। आरोप है कि इस दौरान वहां हाथापाई भी की गई। इससे पहले वहां मौजूद नेताओं के समर्थकों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान वहां कई और विधायक, प्रशासन के सीनियर अधिकारी और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में ही रेलवे स्टेशन जंग का मैदान बन गया। हालांकि दोनों ही नेताओं के सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह बीच बचाव कर उन्हें अलग हटाया। रेल मंत्रालय ने गोड्डा से दिल्ली के लिए हमसफर एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया था, जिस पर बीजेपी सांसद और इलाके के विधायकों के बीच पिछले काफी वक्त से श्रेय लेने की होड़ चल रही थी। सौभाग्य की एक बात यह है कि भागलपुर होते हुए गोड्डा से दिल्ली जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस इस ट्रेन को रेल मंत्री पीयूष गोयल हरी झंडी दिखाने वाले थे। फिर भी वहां बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के साथ पहले कांग्रेस के नेताओं की तकरार कई दिनों पहले शुरू हुई। इस विवाद को गोड्डा जिले की ही मधुपुर सीट के उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक दहशत से भर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें आग में लिपटी एक एम्बुलेंस में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि जिस वक्त एम्बुलेंस जल रही थी तभी कुछ लोग उसके बेहद करीब आ गए और इसी दौरान उसमें तेज धमाका हुआ। विस्फोट इतना जोरदार था कि एम्बुलेंस के परखचे उड़ गए और उसमें पुर्जे में हवा में काफी ऊंचाई तक उड़ते नजर आए। धमाके के बाद लोग इधर उधर भागने लगे, जबकि आग तेजी से भड़कने लगी। देखते ही देखते एम्बुलेंस आग के गोले में बदल गई। कुछ ही देर में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू में किया। गनीमत रही कि जिस वक्त एम्बुलेंस में धमाका हुआ तब कोई उसकी चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। चुनावी रैलियों में कोरोना नियमों की अनदेखी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना रुख अपनाया है। न्यूज 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को इस सिलसिले में नोटिस जारी किया। दोनों से 30 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, अदालत ने सुनवाई के दौरान पूछा कि आखिर लोग चुनाव प्रचार के दौरान बिना मास्क के क्यों दिख रहे हैं। असल में हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि केंद्र के बनाए कोरोना नियमों का चुनावी रैलियों में पालन नहीं हो रहा है। साथ ही ये मांग भी की गई कि चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाएं कि वो केंद्र सरकार की ओर से जो जारी निर्देश हैं उसका सख्ती से पालन कराएं, जिस पर कोर्ट ने ये जवाब मांगा। पाकिस्तान में पबजी गेम ने एक शख्स को ऐसा पागल किया कि उसके हाथ अपने ही घर वालों के खून से रंग गए। दिल दहला देने वाली ये वारदात पाकिस्तान के लाहौर में हुई, जहां इस आदमी ने पबजी गेम के ही अंदाज में अंधाधुंध फायरिंग कर दी और अपने परिवार के 3 लोगों और एक दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद आरोपी का पिस्तौल थामे एक वीडियो भी सामने आया। बताया गया कि खून की होली खेलने से पहले उसने सोशल मीडिया पर अपना ये वीडियो अपलोड किया, जिसमें वो गोलीबारी का जिक्र करता हुआ भी सुनाई दिया। ये मैंने सारा कुछ किया, ऐसे भी करके किया, ऐसे भी करके किया और ऐसे दिखा के किया। लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात घर की 4 दीवारी में ही नहीं सिमटी। घटना की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें आरोपी अपने मोहल्ले में पिस्तौल लहराता हुआ नजर आया। उसने सरेआम फायरिंग भी की। आदमी के सिर पर खून सवार देख गली में खड़े लोग भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। गौर करने वाली बात यह है कि गोली चलाते वक्त उस शख्स ने अपने सिर पर हेलमेट पहना हुआ था, जैसा कि पबजी गेम का किरदार पहनता है। पबजी से ये बहुत ज़्यादा मुतासर था ज़हनी तौर पर
और वही इसने रेप्लिका किया। बताया गया कि आरोपी को पबजी गेम के साथ ही नशे की भी लत थी। इस बात पर घर में झगड़ा हुआ और फिर तो उसके सिर पर ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने असल जिंदगी को ही खेल समझ लिया और बिल्कुल पबजी गेम के ही अंदाज में अपने भाई, भाभी और बहन का कत्ल कर दिया। एक दोस्त बीच बचाव करने आया तो उसे भी नहीं बख्शा। सौगात की एक बात ये है कि पबजी गेम की लत लगने पर घर से भागने, आत्महत्या करने या किसी की हत्या करने की घटनाएं दुनिया के कई देशों में हो चुकी हैं। इसलिए कई देशों ने पबजी पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान में भी पिछले साल 1 महीने के लिए पबजी को बैन किया गया, जिसे बिना कारण बताए हटा दिया गया। जम्मू से एक आतंकी को एनआईए ने धर दबोचा। एनआईए ने जम्मू से शाहिद नावेद नाम के आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। वो कुछ समय पहले देश से भागकर कुवैत चला गया था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। साथ ही उन्होंने लोगों को बताया कि उन्हें बीमारी से डरना चाहिए, न कि टीके से। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बड़ी बैठक की। ये बैठक गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व को मनाने के लिए की गई, जिसमें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल हुए। हमारी सिख गुरु परंपरा अपने आप में एक संपूर्ण जीवन दर्शन रही है। दिल्ली में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। उन्होंने पहले 9 मार्च को कोरोना का टीका लगवाया था। श्रेयस अय्यर ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनके कंधे की सर्जरी सफल रही। पिछले महीने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान वो घायल हो गए थे और इसी वजह से अभी आईपीएल के शुरुआती मैच नहीं खेल पाएंगे। हरियाणा के रोहतक से चौंका कर रख देने वाली एक घटना सामने आई। वहां रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में अचानक आग लग गई। बताया गया कि रोहतक से दिल्ली जाने वाली ईएमयू ट्रेन में उसके रवाना होने से 2 घंटे पहले आग लगी, जो इतनी भीषण थी कि उसने कुछ ही देर में ट्रेन की तीनों बोगियों को एक-एक कर अपनी चपेट में ले लिया। बोगियों की खिड़कियों से लपटों के साथ धुआं उठने लगा, जिसे देखकर वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फौरन फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। ट्रेन में लगी आग के भीषण रूप को देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए। आग तो बहुत भयंकर थी, बहुत भयंकर, ऊपर तक आग जा रही। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे रहे। इसी का नतीजा रहा कि उन्होंने आग को दूसरी बोगियों में फैलने से पहले ही बुझा लिया। 6 गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जब तक आग को बुझाया गया तब तक बोगियों में इस्तेमाल लायक कुछ बचा नहीं था। सौगात की एक बात यह है कि दिल्ली से चली ये पैसेंजर ट्रेन दोपहर 12 बजे रोहतक पहुंची थी। यात्रियों के उतरने के बाद ट्रेन को रोहतक स्टेशन के यार्ड में ले जाया गया, जहां उसमें आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। बताया गया कि आग से ट्रेन की 3 डिब्बे जलकर राख हो गए। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। न्यूज 18 के मनोज शर्मा की रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश के सभी शहरी इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया। इसके अलावा शनिवार और रविवार को पूरी तरह बंदी यानी लॉकडाउन लागू रहेगा। 2 दिन का ये लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यानी 60 घंटे तक चलेगा, जबकि छिंदवाड़ा में अगले 7 दिन तक पूरी तरह लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया। इसी तरह रतलाम में अगले 9 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। खरगोन, कटनी और बैतूल में भी 7 दिन तक सब कुछ पूरी तरह बंद रहेगा। हालांकि इस दौरान लोग जरूरी कामों और टीका लगवाने के लिए बाहर निकल सकेंगे। साथ ही जरूरी चीजों की दुकानें, माल ढुलाई वाली गाड़ियां और सभी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात के बाद अब यूपी सरकार ने भी राज्य के कुछ बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद और नोएडा समेत करीब 10 शहर ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। इस दौरान दिल्ली के पास गाजियाबाद, नोएडा में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, जबकि राजधानी लखनऊ में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आने जाने की छूट मिलेगी, लेकिन रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और एयरपोर्ट जाने वाले लोग अपना टिकट दिखाकर ही आ जा सकेंगे, जबकि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों, मीडिया के जो लोग हैं वो दफ्तर का पहचान पत्र उनको दिखाना होगा। खबर ये है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए 500 से अधिक कोरोना मरीज वाले शहरों में नाइट कर्फ्यू लगेगा। दुनिया के हर कोने तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने 60 उपग्रहों का एक नया बैच पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च कर दिया।
स्पेस एक्स ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों तक सस्ता और हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए अंतरिक्ष में उपग्रहों का एक महाजाल बना रही है। उसी कड़ी में अमेरिका के फ्लोरिडा में कंपनी का फैल्कन 9 रॉकेट उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाने के लिए तैयार खड़ा दिखा। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, रॉकेट के इंजन ने घने धुएं का गुब्बार छोड़ा और रॉकेट उड़ गया। रॉकेट इतनी तेजी से आसमान की तरफ बढ़ा कि उसके नीचे धरती कांप ही उठी। पलक झपकते ही वो दूर आसमान में पहुंच गया और 60 के 60 उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाकर वापस धरती की तरफ लौट आया। स्पेस एक्स के स्टारलिंक मिशन के तहत अब तक 1200 से ज्यादा उपग्रह लॉन्च किए जा चुके हैं और हजारों पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाए जाने बाकी हैं। सौगात की एक बात यह है कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट की तरह सैटेलाइट के जरिए हवाई जहाज में भी इंटरनेट सेवा मिल सकती है। स्पेस एक्स कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के तहत पहला सैटेलाइट 3 साल पहले लॉन्च किया था। कंपनी का दावा है कि स्टारलिंक से होने वाली कमाई मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजने का मिशन चलाया जा रहा है। बंगाल में जेपी नड्डा ने रोड शो किए। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार, दिनहाटा और मेखलीगंज में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किए। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर अपराधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। महिलाओं पर अत्याचार में बंगाल नंबर 1 पर खड़ा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में कोरोना की दूसरी डोज लगवाई। साथ ही असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल को गुवाहाटी में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई। यूपी के बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी से बाराबंकी की पुलिस पूछताछ करेगी। इस दौरान मुख्तार अंसारी से ये पूछा जाएगा कि उन्होंने पंजाब की जेल में बंद होने के दौरान निजी अस्पताल की एम्बुलेंस किस अधिकार से इस्तेमाल की। आईटी और मेटल समेत ज्यादातर सेक्टर के शेयरों में मजबूती से शेयर बाजार में हल्की बढ़त रही। सेंसेक्स 84 अंक चढ़कर 49,746 पर पहुंच गया। साथ ही निफ्टी 55 अंक ऊपर 14,874 पर बंद हुआ। पाकिस्तान ने तीसरे वनडे मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 28 रनों से हरा दिया। इसी के साथ उसने ये सीरीज 2-1 से जीत ली। राजस्थान में प्रदेश की कांग्रेस सरकार और बीजेपी के बीच वेंटिलेटर के मुद्दे पर घमासान छिड़ गया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने केंद्र सरकार पर खराब वेंटिलेटर भेजने का आरोप लगा दिया। 1000 वेंटिलेटर भारत सरकार ने भेजे, हमने उनको लगाया। 2-2.5 घंटे में वेंटिलेटर काम करना बंद कर देता है। इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। सरकार सिर्फ सियासी बयानबाजी करती है, धरातल पर सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक सहयोग इसमें मिलता दिख नहीं रहा है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ राज्य के कई शहरों में हजारों व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रहे इजाफे को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले ये फैसला लिया था कि 5 अप्रैल की रात 8 बजे से 30 अप्रैल तक वहां सभी दुकानें बंद रहेंगी, जिसके विरोध में व्यापारी खड़े हो गए। नागपुर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बड़ी संख्या में व्यापारी सड़क पर जुटे दिखे, जिन्होंने थाली बजाकर सरकार के इस फैसले का विरोध किया। व्यापारियों के प्रदर्शन के दौरान वहां मौजूद पुलिस वालों ने लगातार हालात को संभालने की कोशिश की। पुणे में भी कुछ इसी तरह व्यापारियों का गुस्सा फूटा। वहां हाथों में बैनर लेकर कुछ व्यापारी फुटपाथ पर खड़े हो गए, जबकि हजारों व्यापारियों ने बीच सड़क पर जुटकर विरोध प्रदर्शन किया। ये दुकानें खुली करके दे, अन्यथा कल सुबह हम सब व्यापार खोलेंगे। इन व्यापारियों ने इलाके में रैली भी निकाली और अपनी मांगे राज्य सरकार के सामने रखी। सौगात की एक बात यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना संकट बेकाबू होने के बाद वहां गैर जरूरी चीजों की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया। वहां दुकानदारों के संगठनों ने इस फैसले को ज्यादती बताया। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि अगर दुकानें बंद रहेंगी तो वो दुकानों का किराया, बिजली का बिल और कर्मचारियों की सैलरी देने में ही बर्बाद हो जाएंगे। देश के अलग अलग जगहों पर रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने का रास्ता साफ हो गया है। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू में पकड़े गए 150 रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि नियमों के मुताबिक सरकार उन्हें वापस म्यांमार भेज सकती है। कोर्ट में याचिका देकर कहा गया था कि म्यांमार में रोहिंग्या शरणार्थियों की जान को खतरा है, इसलिए उन्हें यहां रहने की इजाजत दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सरकार विदेशी नागरिकों को नियमों का पालन करते हुए वापस भेज सकती है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बाकी रोहिंग्या शरणार्थियों की वापसी का रास्ता भी साफ हो जाएगा। अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना ने न्यूयॉर्क में एशियाई मूल के लोगों से भेदभाव के खिलाफ हुई एक रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।
जिनमें एक वीडियो में वो अपने चेहरे को ढककर मार्च करती दिखाई दी। वो सैकड़ों लोगों के साथ नाचते और झूमते हुए आगे बढ़ती नजर आई। वो अपने हाथ में एक पोस्टर भी पकड़े दिखी जिस पर एशियाई लोगों से भेदभाव न करने का नारा लिखा था। एक और वीडियो में रिहाना एक लड़के के साथ खड़ी नजर आई जो उन्हें पहचान नहीं सका, लेकिन जब रिहाना ने उसके मोबाइल पर अपना इंस्टाग्राम खोला तो वो कुछ देर के लिए हैरान रह गया। रैली के जरिए रिहाना ने लोगों से इस मुहिम से जुड़ने की अपील भी की। सौभाग्य की एक बात यह कि एशियाई मूल के अमेरिकी नागरिकों पर अटलांटा से लेकर न्यूयॉर्क तक हमले हुए, जिसके बाद अमेरिका में बवाल मचा हुआ है। वहां मानवाधिकार संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी के समर्थन में गायिका रिहाना भी सड़क पर उतरी, जो खुद कैरिबियाई देश बारबाडोस में पैदा हुई थी। पश्चिम बंगाल में समाजवादी पार्टी ने ममता बनर्जी के समर्थन में रोड शो किया और टीएमसी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली, जिसमें वो अखिलेश यादव की फोटो वाले झंडे लेकर चलते दिखाई दिए। इसके अलावा साइकिल रैली में शामिल कार्यकर्ता ने टीएमसी के झंडे भी थाम रखे थे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हुई इस रैली में पार्टी नेता अनुराग भदौरिया भी शामिल हुए और बीजेपी पर निशाना साधा। इससे पहले समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने भी कोलकाता में टीएमसी उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया था। রামে পূজা করছি, বজরঙ্গবলী পূজা করছি, সরস্বতী পূজা করছি, কালী পূজা করছি, দুর্গা পূজা করছি, আমরা কোনোদিন বলি না এই কথাটা। यूपी की एक पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। इस हादसे में वहां काम करने वाले 5 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के रतलाम में 9 से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं में छूट दी जाएगी। अगले 9 दिन तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर हुए हमले के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हुए इस हमले के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। दून स्कूल में कोरोना के मामले सामने आने के बाद वहां सख्ती कर दी गई। अब वहां अंदर बाहर जाने पर रोक रहेगी। हालांकि जरूरी चीजें दून स्कूल में मंगाई जा सकती हैं। हाल ही में वहां कोरोना के 12 मामले सामने आए थे। गुजरात के मोरबी में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। आरोप है कि वहां मरीजों के इलाज के लिए बिस्तरों की कमी हो गई। हालांकि प्रशासन ने इन आरोपों की जांच की बात कही। राजस्थान के जोधपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। बताया गया कि वक्त पर कार ठीक न होने पर कार के मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने साथियों और वहां बुलाया और फिर तो ऐसा बवाल हुआ कि गैरेज जंग का मैदान बन गया, जिसमें कोई अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं हुआ। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर लड़ाई शुरू करने का आरोप लगाते रहे। क्या कर दिया तुमने मेरा? कार मालिकों के साथियों ने गैरेज के लोगों को तो पीटा ही, गैरेज में खूब तोड़फोड़ भी की। लोहे की रॉड से वहां रखी चीजों पर हमला किया गया। इस लड़ाई के बीच जमीन पर एक आदमी निढाल पड़ा हुआ भी नजर आया। हंगामा करने के बाद कार मालिक के साथी गैरेज से जाने लगे, लेकिन जाते जाते भी उन्होंने वहां खड़ी गाड़ियों पर अपना गुस्सा निकालकर ही दम लिया। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उसमें गैरेज के शीशे चकनाचूर दिखे। वहां गाड़ियां आई तो मरम्मत के लिए थी, लेकिन इस विवाद के बाद उनकी हालत और भी खराब नजर आई। गाड़ी ठीक कराने के लिए को लेके आपस में झगड़ा होने लग गया था, तो गौतम वासवानी जी ने अपनी फैक्ट्री में फोन किया कि आप मौके पर आओ। बताया गया कि कार मालिक एक फैक्ट्री चलाता है। कार की मरम्मत की बात पर उसके और गैरेज मालिक के बेटे के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि गैरेज और फैक्ट्री के मजदूरों में महाभारत शुरू हो गई। 40-50-100 लोग आए, आके अंदर तोड़-फोड़ की और मार के गए। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और जांच शुरू कर दी। सौभाग्य की एक बात ये है कि जोधपुर के जिस गैरेज में बवाल हुआ वो इंडस्ट्रियल एरिया में है। कार ठीक कराने आए आदमी की फैक्ट्री भी वहीं पास में ही है, इसलिए गैरेज मालिक के बेटे से विवाद होते ही उसने अपनी फैक्ट्री के मजदूरों को बुला लिया। पुलिस ने इस मामले में गैरेज मालिक के बेटे और फैक्ट्री मालिक के साथ 3 लोगों को शांति भंग करने की आशंका में गिरफ्तार किया। ब्राजील में कोरोना संकट की वजह से आई आर्थिक तंगी अब लोगों को भूखे मरने पर मजबूर करने लगी है। कोरोना ने वहां बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरी छीनी और काम धंधा चौपट कर दिया। और पिछले 1 साल से तंगी झेलने के बाद हालात ये हो गए हैं कि अब वहां लोग एक वक्त के खाने के लिए निजी और सरकारी संस्थानों पर निर्भर होने लगे हैं। रियो डी जेनेरियो से सामने आई तस्वीरों में लोगों की भीड़ कतारों में खड़े होकर खाने का इंतजार करती नजर आई। उनमें महिलाएं और बुजुर्ग समेत हर उम्र के लोग शामिल थे, जो खाने की प्लेट के लिए कड़ी धूप में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे।
हाल ही में एक रिपोर्ट में भी चौंका देने वाला दावा किया गया कि 17 सालों में पहली बार ब्राजील की आधी से ज्यादा आबादी को भरपेट और पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा है। O trabalho está escasso, a gente não tem condições de ficar pedindo. ड्रग्स केस में 21 साल की लेडी डॉन एनसीबी के हत्थे चढ़ गई। न्यूज़ 18 के पारस दामा की रिपोर्ट है कि एनसीबी ने मुंबई के डोंगरे इलाके से 21 साल की इकरा कुरैशी नाम की एक लड़की को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 1.5 लाख रुपए का एमडी ड्रग भी बरामद किया। लेडी डॉन के नाम से मशहूर इस लड़की की तलाश एनसीबी को बीते 3 महीने से थी, जो इंस्टाग्राम के जरिए नए ग्राहकों से संपर्क करती थी और किसी भी डील के लिए वो एक सिम कार्ड और एक ही फोन का इस्तेमाल करती थी। उसके बाद वो अपना नंबर बदल देती थी। खबर है कि ये लड़की बड़े पैमाने पर एमडी, एलएसडी और चरस को लोगों तक पहुंचाती थी। इकरा कुरैशी पर यह भी आरोप है कि जो भी पुलिस को उससे जुड़ी जानकारी देता था, वो उसकी हत्या करवा देती थी। गुजरात के बनासकांठा से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां जुर्माना लगाए जाने से भड़के लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। बताया गया कि पुलिस ने ट्रैफिक रोकने के आरोप में वहां से गुजर रहे बाइक सवार पर जुर्माना लगा दिया, लेकिन इससे दोनों बाइक सवार भड़क गए और पुलिस पर ही हमला कर दिया। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग पुलिस से हाथापाई करते नजर आए। इनमें एक ने तो पुलिस वाले पर डंडे से हमला करने की कोशिश की। इस दौरान उसे काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माना और उसने पुलिस वाले की तरफ डंडा तान दिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद